सेल्यूलॉइड के सितारे। सेल्यूलॉइड के सितारे। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में एक सितारा उतरने वाला था, लेकिन हुआ ये कि हम उसके घर जा पहुंचे और बातचीत लेकर आए हैं स्टूडियो में, जो आपको सुनवाने के लिए तैयार हैं। तो है ना आप तैयार? आइए सुनते हैं अभिनेता सुनील शेट्टी और कमल शर्मा की बातचीत। सेल्यूलॉइड के सितारे। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। और दोस्तों, जैसे कि आपकी तमन्ना थी, आप हमें खत लिख रहे थे कई महीनों से कि हम आपकी मुलाकात आपके पसंदीदा फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी साहब से करवाएं, तो ये आज हमारा सौभाग्य है कि इस समय वो हमारे साथ में हैं आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम में, जिसका नाम है सेल्यूलॉइड के सितारे। सुनील शेट्टी साहब, मैं अपनी ओर से, अपने तमाम सुनने वालों की ओर से, विविध भारती की ओर से आपका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले तो अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। कहाँ बीता आपकी पढ़ाई लिखाई, कहाँ हुई? मैं पैदा ज़रूर मैंगलोर में हुआ, छोटे से गांव में, मुल्की, लेकिन माँ बाप ऑफ कोर्स बॉम्बे में ही थे। और मेरी पढ़ाई एक प्राइवेट स्कूल ब्रीच कैंडी नेपियन सी रोड जो मुंबई में है वहाँ हुई थी, पाम बीच हाई स्कूल। और कम बच्चे थे क्लास में। फिर वहाँ मैंने अपनी 10th की ICSE की। उसके बाद 2 साल मैं न्यू एरा बोल के एक स्कूल है जो पास ही में है। मैं एक्चुअली HR कॉलेज में मैंने एडमिशन भी ले ली थी, लेकिन मैं वहाँ से छोड़ आया क्योंकि मेरे दोस्त सब न्यू एरा स्कूल चले गए, तो मैंने एडमिशन छोड़कर मैं वहाँ चला गया। उसके बाद मैंने अपनी BCom पास की HR कॉलेज से, और उसके बाद मैं होटल मैनेजमेंट भी मैंने की सफाया कॉलेज से, हैफ्ट, जो होटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फूड टेक्नोलॉजी के लिए होता है। आपका तो अपना रेस्टोरेंट भी है? अपनी रेस्टोरेंट्स भी है मिस्चिफ के नाम पर। अच्छा। और साथ साथ बुटीक भी है जो मिस्चिफ के नाम पर से मशहूर है। तो आप ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर पाते हैं? मैं नहीं करता। नाम हमेशा मेरा लिया जाता है, लेकिन मैनेज मेरे पार्टनर्स, मेरे दोस्त, मेरे भाई लोग करते हैं, जो बहुत ज़्यादा ही मेहनती है। लेकिन क्रेडिट उन्हें नहीं मिलता क्योंकि वो लोग एक्टर नहीं है, और चूँकि मेरा नाम है तो लोग बिजनेसमैन का टैग भी मेरे साथ बार बार जोड़ते हैं। ऑफ कोर्स ये नहीं कि मैं बिज़नेस में ध्यान देता नहीं, और आइडियाज़ मेरे हैं नहीं, लेकिन क्रिएटिवली में भी आई एम इन्वॉल्व, बट वर्क वाइज वही है जो सब कुछ करते हैं। फिल्म एक्टर बनना है आपको, इस तरफ किसी ने प्रेरित किया आपको, या खुद मन में ये इच्छा थी कि नहीं मुझे? नहीं, इच्छा कभी नहीं थी, लेकिन फिल्म के लोगों के साथ काफ़ी उठना बैठना था, राजीव राय के साथ। और राजीव ने मुझे JP सिंगल साहब, जो एक बहुत ही मशहूर पब्लिसिस्ट और पेंटर भी है, उनके पास भेजा। और उन्होंने फ़ोटोग्राफ लेने के बाद उन्हें ये लगा कि मुझे फ़िल्मों में जाना ही चाहिए, और उन्होंने मेरी फ़ोटोग्राफ्स पहला नीलानी जी को दिखाई, और मुझे एक और फौलाद जो फिल्म थी मिली। वो अनाउंस ज़रूर हुई, बनी नहीं, लेकिन उसके बाद बनी तो बलवान और वक्त हमारा, राजू मवानी जी और साजिद नादियाडवाला जी की। शुरू में जो एक आपकी यात्रा रही, वो उसमें वो एक्शन वाली बात कुछ ज़्यादा थी। फिर इस तरह हमने देखा कि आपने उसको तोड़ा भी, उस छवि को, एक जो इमेज बन जाती है। और हेरा फेरी का भी जिक्र आया था, जैसे कॉमेडी। तो अमूमन इस तरह की रिस्क एक्टर्स नहीं लेते जो ख़ासतौर से बड़े एस्टैब्लिश होते हैं, बड़े इमेज कॉन्शियस होते हैं। आपको नहीं लगा कि इस तरह की मैं चीज़ें करूँगा तो कुछ वो जो बनी बनाई छवि है उसका कुछ असर पड़ सकता है बिजनेस पे? लगा तो था, लेकिन मैं उनमें से हूँ जो हमें ये नहीं बिलीव करता कि हमेशा सेफ रहना चाहिए। मेरी कोशिश ये भी थी कि आई नीड अ लार्जर ऑडियंस, मुझे एक फैमिली ऑडियंस की ज़रूरत है। मुझे पता था कि मेरे में वो कॉमेडी स्ट्रीक डेफिनेटली है जो लोगों ने कभी एक्सप्लॉइट नहीं की। गोपी किशन में कुछ हद तक हुई, हेरा फेरी में कुछ हद तक हुई, लेकिन अभी आप अगर कसम से और ये तेरा घर मेरा घर देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि नहीं, यू नो, ही हैज़ गॉट अ कॉमेडी स्ट्रीक इन हिम। और मैं खुद भी खुश रहना चाहता था अपने काम से, और ये मेरी इसलिए कोशिश ये थी कि मैं अलग अलग फिल्में करूं। गए साल मैंने जंगल की, मैंने रेफ्यूजी की, जो अलग अलग थे, फिर हेरा फेरी की,
धड़कन की. So if you go to see, all 4 films are very 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 different. आपको किस तरह के रोल पसंद है? आप मतलब जैसे आपकी कदकाठी है, आपका स्वभाव जिसमें फिट बैठता है, आपके मन के अनुकूल किस तरह का सब्जेक्ट? कॉमेडी. मेरे दोस्त भी मुझे कॉमेडियन नहीं बुलाते, और अगर साथ बुलाते भी हैं डिनर के लिए या बाहर जाना चाहते हैं तो मुझे सिर्फ इसलिए बुलाते हैं क्योंकि मैं उन्हें हमेशा हंसाता रहता हूँ. एंड ऑफ स्क्रीन आई थिंक आई एम अ बेटर कॉमेडियन टू. वाह वाह, क्या कहने. तो अपने कॉलेज के दिनों में भी आपने इस तरह की ड्रामे वगैरह में जो ऐसी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें पार्टिसिपेट किया करते? कभी नहीं. मुझे एक्टिंग की नहीं आता था. और अगर मैं कुछ बनना चाहता था तो डेफिनेटली क्रिकेटर. मैं अपने देश के लिए खेलना चाहता था. आई वांटेड टू प्ले क्रिकेट. तो आई प्लेड फॉर बॉम्बे अंडर 16. कॉलेज के लिए भी मैंने खेला. लेकिन आई गेस आई वाज़न्ट गुड इनफ टू प्ले फॉर द कंट्री. लेकिन अगर क्रिकेटर बनता तो ज़्यादा खुश रहता. तसल्ली. डेफिनेटली, क्योंकि वो आज भी मेरे दिलो दिमाग में है कि अगर क्रिकेटर बनता तो नथिंग लाइक इट. आज के बहुत सारे जाने माने क्रिकेटर्स आप जैसे जाने माने अभिनेता के मित्र भी हैं. बताइए उनके बारे में कौन कौन है? सभी है. आज अजय है, सौरभ है, सचिन. ये नहीं कि मैं ज़्यादातर सबको जानता हूँ क्योंकि मैं उनका फ़ैन हूँ और मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ उनके गेम को काफ़ी. आई फील आवर टीम इज़ वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड टीम्स. कौन सी फिल्म है जिसकी बड़ी चर्चा है इन दिनों? रिपल फिल्म्स, यानी प्रियदर्शन जी की डायरेक्टेड फिल्म है ये तेरा घर ये मेरा घर, जिसमें मैं, परेश जी और महिमा स्टार कर रहे हैं. नहीं, जैसे कि अमूमन इस तरह की फिल्मों का सब्जेक्ट होता है हमारी अगर मुंबई फिल्मों का, इसकी क्या ख़ास बात है सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से? ये एक आम प्रॉब्लम से के साथ डील करता है ये फिल्म. अगर आप देखेंगे तो ये एक आम प्रॉब्लम है मुंबई की ही नहीं लेकिन पूरे देश की. वो एक घर और एक टेनेंट, एक लैंडलॉर्ड की कहानी है. और मैं वो ऑब्सेसिव लैंडलॉर्ड हूँ जो अपने टेनेंट को घर से बाहर निकालना चाहता हूँ क्योंकि मैं वो घर बेच के जो उससे पैसे मिले अपने बाकी के अपने खेत को बचाना चाहता हूँ. और मेरा नाम फिल्म में दया शंकर मनोरी लाल पांडे है और महिमा जी का नाम है सरस्वती पांडुरंग जोशी. अच्छा. तो नाम भी वैसे ही है, सारस्वत ब्राह्मण का, और एक जो नॉर्थ इंडियन है. तो जैसे कि आपका नाम है, आपका पूरा गेटअप वगैरह सब कुछ वैसे, और ज़बान पर भी कुछ वैसा जोर दिया गया है? ज़बान पे ज़्यादा जोर नहीं दिया गया क्योंकि बेसिकली हिंदी, ऑफ कोर्स लैंग्वेज हिंदी है क्योंकि इन द सेंस महाराष्ट्र के लिए भी है, नॉर्थ के लिए भी है, बंगाल के लिए भी है, साउथ के लिए भी है. तो लेकिन डेफिनेटली मैनरिज्म पे जोर दिया गया है. जैसे कि एक छाता है मेरे हाथ में हमेशा और एक छोटा सा बैग जो मैं अपने बगल में रखता हूँ. तो उस छाते और बैग से मेरी पूरी बॉडी लैंग्वेज ही अलग हो चुकी है फिल्म में. आपकी जितनी भी फिल्में रही अब तक की, उसमें उन फिल्मों की अगर बात की जाए और इस फिल्म की, इसमें उनसे क्या हट करके है? कुछ कॉमेडी है. कॉमेडी देखने वालों के लिए डेफिनेटली कॉमेडी है, ऑडियंस के लिए कॉमेडी है, लेकिन सिचुएशनल कॉमेडी है. लेकिन कैरेक्टर्स आप देखेंगे तो बहुत ही सीरियस है फिल्म में क्योंकि जो कोशिश वो कर रहा है वो दिल से कर रहा है. यानी मेरा जो कैरेक्टर है दयाशंकर मनोरी लाल पांडे, वो किसी भी हालत में महिमा को बाहर डालना चाहता है, जिसके लिए वो कोर्ट में जाता है, पुलिस वालों के पास जाता है, भाइयों के पास जाता है, भाई यानी मेरा मतलब है अंडरवर्ल्ड के पास जाता है, घर के अंदर घुस के वो सारी हरकतें करता है जिससे उसे लगता है कि वो ये टेनेंट्स हट जाएंगे, निकल जाएंगे, लेकिन वो हटते नहीं. होता क्या है एंड में वो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा. लेकिन साथ साथ रोमांटिक ट्रैक भी चल रहा है. परेश जी साथ हैं मेरे, परेश रावल जो इंस्पेक्टर ओपी यादव जो मेरे गांव के दोस्त है, वो रोल निभा रहे हैं. मुझे ये लगता है कि गांव का दोस्त है तो डेफिनेटली मुझे हेल्प करेगा, लेकिन फिल्म में होता कुछ और ही है. आपका कुल मिलाकर कैसा अनुभव रहा इस फिल्म में? आपको बहुत मज़ा आया? आपके लिए बड़ी रोमांचक रही फिल्म? बहुत मज़ा आया क्योंकि प्रियन जी के साथ काम करने में भी बहुत मज़ा आता है. वो एक ऐसे डायरेक्टर है जो स्क्रिप्ट हाथ में पहले दे देते हैं. तो जब आप शूटिंग कर रहे हैं या शूटिंग के दौरान आपको ये नहीं लगता कि आप कर क्या रहे हैं. और साथ साथ वो एक ऐसे एक्टर्स डायरेक्टर भी है तो आपको समझाते भी हैं. और कॉमेडी के लिए वो बहुत ही अच्छे हैं. आप लोगों ने हेरा फेरी देखी होगी तो मेरे हिसाब से हेरा फेरी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉमेडीज़ दैट हैव बीन मेड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स. और वैसे ही आप अगर तेरा घर मेरा घर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक डेफिनेट फैमिली एंटरटेनर है. तो आप अपने लिसनर से
श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? यही कि फिल्म देखिए और फैमिली के साथ देखिए। एक पल भी ऐसा नहीं है जहां आपको ऐसे लगेगा कि मैं अपने बच्चों के साथ या बीवी के साथ या बहन के साथ क्यों आया। इट इज़ 100% फैमिली एंटरटेनमेंट एंड 100% वैल्यू फॉर मनी। साथ साथ आपको प्रॉब्लम्स भी दिखाएंगे देंगे जो आप अपने आप को भी वो प्रॉब्लम से जुड़ेंगे। यू विल फील दैट यू आर अ पार्ट ऑफ द फिल्म। ये बचपन से बहुत सारी चीज़ें भी जुड़ी होती हैं, जैसे भी बचपन की बात चल रही थी, तो बचपन में आपने कौन कौन सी फिल्में देखी, उनमें कुछ याद है आपको? डेफिनेटली मेरी फेवरेट फिल्म हमेशा रही हाथी मेरे साथी। क्यों? आनंद, क्योंकि मुझे जानवर बहुत पसंद है। आई स्टिल लव एनिमल्स अ हेल ऑफ अ लॉट। और उसके अलावा आनंद, कटी पतंग, सच्चा झूठा, अपना देश, दीवार, मदर इंडिया, पड़ोसन, बॉम्बे टू गोवा, बहुत सारी फिल्में हैं। बच्चन साहब, खन्ना साहब, राजेश खन्ना जी को मैं बहुत फॉलो करता था, उनकी फिल्मों को बहुत फॉलो करता था। शीशे के सामने खड़े होकर कभी उनकी एक्टिंग नहीं, कभी नहीं एक्टर बनने का कभी मैंने सोचा ही नहीं था। स्टूडियो क्या चीज़ है, कैमरा क्या चीज़ है, मैंने कभी देखी ही नहीं थी। तो ये अचानक कैसा ये संयोग, मतलब आपकी इच्छा ही नहीं थी, आप क्रिकेटर बनना चाहते थे, फिल्में मतलब एक तरह से आपकी झोली में आ गई फिल्म लाइन जो है? राजीव राय की वजह से, जेपी सिंगल साहब की वजह से, लक। तो जब आपने कहा कि भाई एक्टिंग मतलब खून में ही नहीं है, और उसके बाद में पहली बार आप कैमरा फेस कर रहे हैं और एक ऐसी दुनिया बहुत जहाँ पर भीड़ होती है, और फिर हो सकता है कोई इसमें सीनियर स्टार भी हो आपके साथ में, उनके साथ काम करते हुए, वो पहला दिन आपका कैसा था? बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मैंने काम किया तो शत्रु जी और राज बब्बर जी के साथ, और उनके वजह से मुझे कॉन्फिडेंस भी उतना ज़्यादा आ गया कि आई वॉज रेडी फॉर द नेक्स्ट फिल्म इमीडिएटली। फिर डैनी साहब थे जिन्होंने हमेशा मुझसे कहा कि बेटे डबिंग ऐसे की जाती है और थ्रो वॉइस ऐसे होना चाहिए। और मेरे सीनियर्स जो जिनके साथ मैंने काम की, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया मुझे, एंड दे ऑलवेज सॉ कि ये एक बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट है। आई एम स्टिल अ स्टूडेंट। 10 साल के बाद भी मैं एक एक्टर्स डायरेक्टर हूँ या डायरेक्टर्स एक्टर हूँ, जैसे भी आप कहेंगे। तो अपने इस भीतर के एक्टर को, जिसको आप स्टूडेंट मानते हैं, उसको लगातार एक हर परीक्षा उसके लिए एक नई चुनौती होती है, उसमें उसकी कसौटी पर खरा उतरने के लिए किस तरह की तैयारी आप करते हैं? क्या नज़रिया है उसके बारे में आपका? फिर ज़्यादा करके जैसे मैंने आपको कहा कि आई एम एन एक्टर हु इज़ अ डायरेक्टर्स बॉय, तो मैं उनके साथ बैठ के डिस्कशन काफ़ी करता हूँ कि कैरेक्टर क्या होना चाहिए, उसका बैकड्रॉप कहाँ से आता है, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ क्लोथ्स, क्योंकि क्लोथ्स, मैनरिज्म, लुक से ही आधा बैटल जीता जाता है। उसके अलावा फेथ इन योर डायरेक्टर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। डायरेक्टर, अलग अलग डायरेक्टरों के साथ काम करना, उनको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर आप देखेंगे कि आप हर फिल्म में अलग अलग किरदार कर रहे हैं, एंड यू प्लेइंग इट डिफरेंटली एवरी टाइम। फिल्में जो आपने देखी और आज जिन फिल्मों में काम कर रहे हैं, उनकी रफ्तार में बहुत बदलाव आया है, कहानी के अंदाज में फ़र्क आया है। कभी आपको लगता है आज की फिल्में देखते हुए और जो फिल्में आपने देखी उनसे तुलना करते हुए कि इस फिल्म में काश मुझे काम मिला होता? बहुत सारी फिल्में। आनंद में अगर आपको काम करने का मौका मिलता है तो आप कौन सा रोल? खन्ना साहब का रोल करता डेफिनेटली। नमक हराम, बच्चन साहब का रोल। दीवार, बच्चन साहब का रोल। त्रिशूल, बच्चन साहब का रोल। शराबी, बहुत सारी फिल्में। आपको क्या लगता है, आप जैसे एक एक्टर जो होता है वो अपनी पूरी बॉडी से बात करता है, आपके पूरे जिस्म में आप सबसे ज़्यादा अपील और कहने की जो बात है, सबसे ज़्यादा असर आपको क्या लगता है किस चीज़ से पैदा होता है? आपकी आँखों से, आपके दिल डॉल से? शुरुआत में तो ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर की वजह से होता था, एक्शन की वजह से होता था, लेकिन आज मुझे लगता है कि एक वॉइस की ऑनेस्टी की वजह से इट मेक्स अ डिफरेंस, यू नो। और आइज, ऑफ कोर्स प्ले ऑफ आइज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो बिकॉज ऑफ दैट। सुनील साहब, ये एक ऐसी दुनिया जहाँ चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, और जहाँ हर बार जब फिल्म रिलीज़ होने का मौका आता है तो ऐसे लगता है कि कल क्या होगा पता नहीं। ये आपके साथ में भी होता है? कभी नर्वसनेस? हमेशा होता है, हमेशा। मुझे भी पता है कि मेरी डिपेंडेंस इस फिल्म पर भी बहुत है, क्योंकि मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा की है तेरा घर मेरा घर में, और तेरा घर मेरा घर न चलने पर मैं ये भी जानता कि मेरे अगले फिल्म पर इफ़ेक्ट होगी, और चलने पर उतना ही फ़ायदा उस फिल्म को होगा या आने वाली फिल्मों के लिए होगा। लेकिन रैट रेस है ही, वी आर अ पार्ट ऑफ इट। तो जो भी फिल्म आपके पास में आती है उसमें सबसे पहले किस एलिमेंट को आप सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि ये जो चीज़ है वो मुझे अपील कर रही है, मैं इसे करना चाहूँगा? डायरेक्टर एंड ओनली डायरेक्टर।
और म्यूजिक या कहानी वो सब बाद में आती है, क्योंकि कहानी बहुत अच्छी हो और डायरेक्टर ऑर्डिनरी हो तो फिल्म भी ऑर्डिनरी ही बनती है। स्क्रिप्ट बहुत थिन लाइन हो, ऑर्डिनरी हो, लेकिन डायरेक्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो फिल्म भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही बनेगी, क्योंकि उनका देखने का नज़रिया, अंदाज सब अलग होता है। आपने डायरेक्टर की बात की, लेकिन जब गाने का मौका आता है तो म्यूजिक डायरेक्टर आ जाता है। कौन सा म्यूजिक डायरेक्टर आपको बहुत पसंद आया? नदीम श्रवण। नदीम श्रवण साहब का कौन सा गाना आप सुनवाना आज के दौर में डेफिनेटली नदीम श्रवण, क्योंकि धड़कन के गाने भी मेरे अपने फेवरेट्स हैं। मैं अपनी फिल्मों की बात करूँगा डेफिनेटली, लेकिन धड़कन के गाने, आप कोई भी गाना उठा लीजिए धड़कन का, तुम दिल की धड़कन हो या टाइटल सॉन्ग बहुत ही अच्छा है। वैसे धड़कन दिल का ही संगीत है। बीच में बात चली थी, आपने होटल मैनेजमेंट में भी हाथ आजमाया और उसके बाद में तो खाने वाने का भी शौक है, कुछ बनाने वगैरह का? बनाने का नहीं, खाने का डेफिनेटली। बनाता नहीं हूँ क्योंकि मैं अपने आप को बिगड़ा हुआ बेटा, बिगड़ा हुआ पति मानता हूँ और बाप भी। तो मेहनत मैं सेट पे करता हूँ और घर में आराम करता हूँ बस। तो ये जो आराम का वक्त आपको मिलता है, एक चीज़ तो ये लग रही है कि आप एक बहुत ही पारिवारिक किस्म के भी इंसान हैं। जो वक्त मिलता है आप उसके साथ में गुजारना चाहते हैं। डेफिनेटली। उन लम्हों को आप अपने परिवार के साथ में किस तरह से बांटना चाहते हैं? लॉन्ग ड्राइव पे गए या घर में खेल रहे हैं? नहीं, आज देखिए, आज मेरी बेटी 9 साल की है, बेटा 6 साल का होने को आ रहा है और मैं भी करता हूँ वो जो वो चाहते हैं, क्योंकि और बेटी के लिए और 2, 3, 4 साल है, बेटा और एक 6 साल, उसके बाद उनकी अपनी ज़िंदगी शुरू हो जाती है, दोस्त, म्यूज़िक, बाहर जाना आना। तो फ़िलहाल तो मैं वही करता हूँ जो उन्हें करना है। कभी क्रिकेट खेल लिया, कभी बार्बी डॉल के साथ खेलने लग गया बच्चों के साथ। तो फ़िलहाल तो मैं वही कर रहा हूँ जो वो चाहते हैं और वही करूँगा। दे लाइक टू ट्रैवल, तो मैं उनके साथ ट्रैवल करता हूँ और स्केटिंग करता हूँ और स्विमिंग करता हूँ, बस यही। दोस्तों, इस समय आप विविध भारती से सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज जिस अभिनेता से आप बातचीत सुन रहे हैं वो हैं सुनील शेट्टी। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने। खाना आपको बहुत पसंद है? हाँ। किस तरह का खाना? इंडियन खाना, हाथ का, माँ के हाथ का बनाया हुआ, माँ, नॉट अदरवाइज। तो माँ सबसे बेहतरीन चीज़ उनकी हाथ की कौन सी आपको लगती है, और जिस मतलब जो स्वाद आज तक आप नहीं भूलते? टच ही वैसा है हाथ का, जादू है, जो एब्सोल्यूट जादू है, एंड जेन्युइन जादू। आई बिलीव शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कुक्स इन द वर्ल्ड। और कुछ भी बना के देवे, इट डजंट मैटर टू मी। मुझे ये पता होना चाहिए कि हाँ, माँ ने बनाया हुआ, कुछ भी चल जाएगा। दाल रोटी भी वैसे ही लगती है जैसे चिकन और फिश लगेगी। सुनील साहब, हाथी मेरे साथी फिल्म का ये जो गाना है, इसमें एक अलग तरह की बात है और दिल को छू भी लेती है। इंसान का जानवर से जो रिश्ता है वो इसमें उभारा गया है। और आपने बात की कि आपको पेट्स बहुत पसंद है, एनिमल्स बहुत पसंद है आपको, तो आप उनकी देखभाल के लिए या जो बीमार पड़ जाते हैं, ऐसी किसी संस्था से जो उनकी देखरेख करती है उससे जुड़े हैं आप? एनिमल्स के साथ नहीं हूँ, लेकिन डेफिनेटली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के साथ काम करती है, दैट इज सेव द चिल्ड्रन। वहाँ का मैं एक मेंबर हूँ एंड आई वर्क रेगुलरली विद दैट। कैंसर सोसाइटी के साथ काम करता हूँ और अपने से जो बनता है मैं डेफिनेटली करता हूँ। व्यक्तिगत रूप से कभी वहाँ हौसला अफजाई के लिए भी जाते हैं आप? डेफिनेटली हर महीने में 1 बार, 2 बार, 3 बार जाता ही हूँ, 100%। अच्छा, ये बताइए, शैतान थे आप बचपन में? नहीं, लेकिन अब हूँ। वैसे बचपन में कभी मार वगैरह खाई आपने? सबको पढ़ती है। नहीं, हाँ, माँ बाप से डेफिनेटली, मम्मी से ज़्यादा कर, क्योंकि पढ़ाई में मैं ज़रा पीछे था, लेकिन क्योंकि स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान दिया करता था, तो रिमार्क्स आते थे तो उस रब करके रिमार्क्स को चेंज करने की कोशिश करता था मैं, क्योंकि मम्मी से डरता बहुत था। तो मम्मी की मार मैंने काफ़ी खाई है डेफिनेटली। जी। हिंदुस्तान के बहुत सारे हिस्से आपने शूटिंग के दौरान देखे हैं। बाहर के मुल्कों में कौन सी जगह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है? बाहर के मुल्कों में स्विट्ज़रलैंड को बहुत खूबसूरत है, उसके अलावा न्यूजीलैंड भी बहुत खूबसूरत है। हर एक्चुअली आप देखेंगे तो हर जगह की अपनी खूबसूरती है और नज़रिया होना चाहिए बस। लेकिन इस देश का सबसे कौन सा अंदाज आपको हसीन लगता है, सबसे खूबसूरत लगता है भारत का? लोग, जितनी वार्मथ और जितना लव और अफेक्शन हमारे लोगों में है वो कहीं नहीं। आई मीन आप बाहर जाएंगे तो
एवरीबॉडी इज़ इन देयर ओन वर्ल्ड, सब अपना अपना काम कर रहे हैं. वो यूनिटी, वो फैमिली, वो बॉन्डिंग, वो लव, वो अफेक्शन डेफिनेटली नहीं है. सुनील साहब, आप तो मुंबई में पले बढ़े और यहाँ का सबसे बड़ा त्यौहार है गणेशोत्सव का. तो गणेश पूजा में भी आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते थे. वो पंडाल बनाना और मूर्तियाँ इस तरह का कुछ करते थे आप बचपन में? नहीं, क्योंकि हमारे बिल्डिंग में ये नहीं होता था. लेकिन पिछले 10 साल में मैं हर रोज़, जैसे कि अभी भी आज भी यहाँ से जाऊँगा तो एक पूजा के लिए जा रहा हूँ, तो आना जाना डेफिनेटली होता. अब फिर से आपकी फिल्मों की तरफ लौटते हैं. पसंदीदा डायरेक्टर्स आपके, उनके बारे में कुछ बताइए. बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जो मेरे पसंदीदा है, लेकिन जिनके साथ काम कर रहा हूँ वो है प्रियन जी, जेपी दत्ता साहब, गुलजार साहब, टीनू आनंद, राम गोपाल वर्मा, महेश मांजरेकर, डेफिनेटली धर्मेश दर्शन. कभी जैसे अपनी तरफ से कोई सजेशन देते हैं आप कि भाई मैं समझता हूँ कि इस रोल को कुछ इस तरह से कर दिया? हाँ, डेफिनेटली डिस्कशन तो होती ही रहती. सजेशन नहीं देता, लेकिन डिस्कस ज़रूर करते हैं. और पूछता हूँ कि क्या आपको लगता है कि मैं ऐसे करूँगा तो अच्छा लगेगा, और ना बोलने पे नहीं करता हूँ और हाँ बोलने पे करता भी हूँ. और कभी कभी दोनों वेज करके देखते हैं कि कौन सा अच्छा है और कौन सा नहीं. जेपी दत्ता साहब का नाम लिया आपने. उनकी फिल्म बॉर्डर बड़ी चर्चित रही और उसमें एक फौजी का रोल आपने निभाया, और आप ही की तरह और भी आपके जो साथी थे उसमें सब नामी गिरामी कलाकार ही थे. जब ऐसी भीड़ होती है कलाकारों की, उनके बीच में कई बार ये मन में आता है कि मैं अपने रोल पर इस तरह से मेहनत करूं कि उसकी एक पहचान छोड़ जाऊं. ऐसी जब फिल्में आपको मिलती हैं तब इस तरह की चुनौती आप भी महसूस करते हैं? डेफिनेटली कंपटीशन लेकिन बहुत हेल्दी होती है, और हेल्दी कंपटीशन इज़ ऑलवेज वेरी गुड. इसलिए आप देखिए, जब भी 2 या 3 एक्टर रहे हैं फिल्म में, मैंने हमेशा मेरी परफॉर्मेंस बेटर ही रही सोलो फिल्मों में से. सोलो फिल्मों में आपको हमेशा ये लगता है कि आप फॉर ग्रांटेड बहुत ले लेते. कभी कभी स्टाइल में निकल जाता है, कभी कभी अंदाज में आप निकालने की कोशिश करते हैं किसी चीज़ को. लेकिन जब एक सेटल्ड एक्टर, एक सीजन एक्टर आपके साथ हो, तो आपकी परफॉर्मेंस ही कुछ अलग हो जाती है, क्योंकि टीम ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस. ये बताइए, जब संदेश से आपके पास में आते हैं, यानी कि फैन मेल्स आती हैं आपके पास में, आपकी फिल्म देखने वाले आपको ख़त लिखते हैं, आप तो बड़े मसरूफ़ रहते हैं, जवाब दे पाते हैं? काफ़ी लोगों को ऑफकोर्स जवाब देते हैं, लेकिन चेक भी करते हैं कि खत वापस जाते हैं कि नहीं. और ऑफकोर्स स्टाफ भी रहता है जो हमें हेल्प करता है इन चीज़ों में, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दिन भर काम करने के बाद राइटिंग बैक इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट. जी. तो अभी आप दिन भर में कितने घंटे आपकी शूटिंग में निकल जाते हैं? तो 10-12 घंटे. अच्छा. और सोने के लिए कितना वक्त मिलता है आपको? 5 घंटे 6 घंटे, डिपेंड्स स्केड्यूल्स कैसे रहता है, उसके ऊपर डिपेंड होता है. जी. आपने बहुत सारी चीज़ें तोड़ी हैं अपनी, जैसे इमेज की बात आई थी, तो एक्शन पैक्ड जो इस किस्म की फिल्में की, फिर आपने रोमांटिक रोल्स भी किए और कॉमेडी पर भी आए. फिर एक ख्वाहिश ये होती है कि हम इतने सारे लोगों के अंडर में काम करते हैं, हमें डायरेक्ट करते हैं. मैं डायरेक्टर होता तो अपनी फिल्म को यूँ बनाता. इस तरह की ख्वाहिश कभी मन में आई? नहीं, डायरेक्टर बनने का कभी नहीं, क्योंकि आई बिलीव वेरी स्ट्रांगली कि डायरेक्टर का काम बहुत ही मुश्किल काम है. और क्योंकि इतना मुश्किल है, आप देखेंगे कि सक्सेस रेशियो भी बहुत कम है हमारे इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि चलो यार डायरेक्टर बन जाते हैं, बहुत आसान काम है. अच्छा लिरिक राइटर ले लिया, गाने हो गए, म्यूज़िक डायरेक्टर ले लिया, आर्ट डायरेक्टर ले लिया, डांस डायरेक्टर ले लिया, लेकिन वैसा है नहीं. एंड आई डोंट थिंक आई कैन डायरेक्ट, आई एम नॉट कट आउट. मुझे शायद पता नहीं गलत हूँ या सही हूँ, ऐसा मालूम पड़ा कि आपको गाने का भी शौक है? नहीं. मैंने गाना यहाँ गाया था, लेकिन वो चैरिटी के लिए था, वो बच्चों के लिए था. अच्छा. इसलिए मैंने कोशिश की थी, वरना मैं बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ. लेकिन बच्चों के लिए, और अगर किसी को कुछ हेल्प होता हो, और ख़ास करके बच्चों को, तो मैं क्यों नहीं. तो जब भी आपको ये वक्त मिलता है छुट्टी में कभी, तो आप बाकायदा उनसे मिलने ज़रूर जाते हैं? ज़रूर. अच्छा, ये बताइए कि परिवार के साथ में, क्योंकि जब हम स्टूडेंट होते हैं, हमारे पास वक्त होता है, हमारी पहचान सीमित होती है, तब ज़िंदगी के मज़े तो थोड़े से अलग होते हैं. सड़क पे कहीं भी खड़े हो गए, आपने पानी पूरी खा ली और कहीं भी चले गए, और ऐसे ही फिल्म देखने का मज़ा भी होता है, हॉल में बैठ के देखने का. वो मज़ा अभी ले पाते हैं आप?
यहाँ नहीं, लेकिन विदेश में डेफिनेटली। इसलिए आप देखेंगे तो हम लोग ज़्यादा इंडिया के बाहर ट्रैवल करते हैं, क्योंकि वहाँ कोई हमें, मैं ये नहीं कहूँगा डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन डेफिनेटली ये कहूँगा कि जो कुछ भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं बच्चों के साथ। यहाँ सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स होते हैं, हैजर्ड्स होते हैं, और यू योरसेल्फ आर प्रॉब्लम। सो शॉपिंग का शौक है आपको? ज़रूर। और मतलब अपने लिए खरीदारी करते हैं कि परिवार के लिए? सबके लिए, परिवार के लिए। आई एम अ शॉपaholic। अच्छा। और आपके पसंदीदा रंग कौन से हैं? ब्लू। अच्छा, ब्लू और वाइट। अच्छा, ब्लू तो वैसे भी कहते हैं कि वो प्रेम से जुड़ा हुआ रंग, बड़ा गहरा उसमें डेप्थ होती है उस रंग में, ऐसा माना जाता है। कोई ऐसा रोल जो आप करना चाहते हो जिसको अभी ख्वाहिश बाकी, मतलब वो रोल अभी आपको मिला नहीं है लेकिन आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं? वही रोल जो बच्चन साहब ने शराबी में की, क्योंकि वो एक बहुत ही अलग कैरेक्टर था। अमीर होकर भी गरीब था, हंसता था साथ रोता भी था, अपने बाप से प्यार भी करता था और नफरत भी। अमीर था लेकिन गरीबों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारा करता था। इट वॉज अ वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी डिफरेंट कैरेक्टर। सो आई थिंक इट वॉज ब्रिलियंट। सुनील साहब, बातचीत की शुरुआत हमने की थी आपके बचपन से, उन गलियों के बारे में चर्चा की थी जहाँ आपका बचपन बीता। लेकिन जब हम बड़े होते हैं, इस्टेब्लिश हो जाते हैं, अगर हमारा बहुत नाम हो जाता है तो अमूमन ये होता है कि बचपन की वो चीज़ें वक्त के साथ पीछे छूट जाती हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बचपन के वो तमाम दोस्त जो आपके साथ पढ़ते थे, वो मिलते हैं आपसे आज भी? हर शुक्रवार को हम लोग मिलते हैं, हर संडे मिलने की कोशिश करते हैं हम लोग। हमारे क्लास में कुल मिलाकर 25 बच्चे थे और उसमें से आई थिंक 8 लड़कियां थी, तो रह जाते हैं कुछ 17 या 16, 17। उसमें से 13 या 14 लड़के हम लोग आज भी मिलते हैं, अड़ोस पड़ोस में ही रहते हैं, और मेरे बचपन के दोस्त ही हैं जो मेरे अब के दोस्त भी हैं और हमेशा रहेंगे भी, क्योंकि दोस्ती एक उम्र के बाद दोस्ती नहीं बनती, एक्वेंटेंस बनते हैं, फ्रेंड्स कभी नहीं बनते। ये दोस्ती आप आज भी निभा रहे हैं? डेफिनेटली, बचपन की? एब्सोल्युटली। तो ऐसे मौके पे कोई गाना आपको याद आता है जो बचपन की आपकी इन तमाम यादों को एक बार फिर से ताज़ा करते हैं? ये दोस्ती, शोले। वाह वाह वाह, बहुत। छोटी जो उम्र में जब उम्र पकनी शुरू होती है, कई बार ऐसा भी होता है कि प्यार हो जाता है, वो कहते हैं कि वो उस उम्र में सबको होता है। डेफिनेटली। आपके साथ में वो हुआ है? डेफिनेटली, और शादी भी हुई उसी लड़की से। आज 19 साल हो गए। It's been 19 years, 9 years of going around, यानी 9 साल हम एक दूसरे को मिला करते थे, और उसके बाद शादी हुई। विरोध हुआ? हाँ, और विरोध भी हुआ, लेकिन I guess that is a part of love and war. And वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, चिट्ठियाँ विट्ठियाँ लिखते थे आप? चिट्ठियाँ नहीं, कभी नहीं। आई वॉज वेरी वोकल अबाउट इट। हैंड राइटिंग मेरी बहुत ख़राब है, तो मैं कभी चिट्ठियाँ नहीं लिखता था। लेकिन 10 years ऑफ मैरिज नाउ, तो 19 साल हो गए, तो आधी ज़िंदगी हो गई साथ। आप तो वैसे बड़े खुशकिस्मत है, मतलब जिसे चाहा वो मिल गया। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो उनका आपको सहयोग भी है, मैं समझता हूँ। हालांकि ये कहावत एक बहुत पुरानी कहावत है कि हर कामयाब इंसान के पीछे उसकी बीवी होती है या कोई स्त्री होती है, तो आपके साथ में भी ये जुमला? डेफिनेटली, लेकिन मेरे साथ पीछे और आगे दोनों हैं। पीछे माँ है और आगे बीवी है। क्या बात? तो आई हैव गॉट द सपोर्ट ऑफ बोथ। बेटी भी है, तो आई हैव गॉट 3 women whom आई एम कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन। कंप्लीटली मीन्स कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन। तो आपके ये कपड़े सिलवाना और दूसरे जो ये सब चीज़ें भी, इसके लिए भी आपको टाइम मिलता है या ये भी जिम्मेदारी वही लोग संभालते हैं? जो भी चीज़ है आपको क्या? सब कुछ एक्सेप्ट जो सेट पे होता है, उसके अलावा सब कुछ वो संभालते हैं। और मैं इसलिए अपने आप को बिगड़ा हुआ भी बोलता हूँ। आई कंसिडर माई सेल्फ स्पॉइल्ड, रॉटन, इसी वजह से। कभी सब्जी वब्जी लेने गए हैं आप? हाँ, हमेशा। जब मैं रेस्टोरेंट पिताजी के साथ चलाया करता था, तो मार्केट सब्जी क्यों, नॉन वेजिटेरियन, फिश, चिकन लेने भी जाया करता था पिताजी के साथ। बाइकला मार्केट में भी जाया करता था, और यूं ही खरीद लिया करते थे कि वो कुछ भाव करते थे? नहीं, भाव करके, ताजगी देख के करता था। एब्सोल्युटली नो, रेस्टोरेंटर हूँ, तो डेफिनेटली भाव तोल से फ़र्क पड़ता ही है। अच्छा, ये बताइए मुझे कि भी मुंबई की बसें हैं, उसकी जो लोकल ट्रेन है, उसके भी अपने मज़े हैं। वो मुंबई की ज़िंदगी से जुड़ी है, और बहुत सारे कामयाब फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस जो हैं उनके साथ इनका रिश्ता है, जिन्होंने उनको कई बार उनकी मंजिल तक पहुंचाया है। आप भी घूमे हैं बसों में? बस डेफिनेटली, स्कूल, कॉलेज, स्कूल नहीं, कॉलेज डेफिनेटली बस में जाया करता था। ये नहीं कि स्ट्रगल के वजह से करता था, लेकिन पिताजी ने हमेशा सिखाया था कि खुद के पैसे कमाओ और फिर ये करो। गाड़ी थी, लेकिन हमेशा बस में जाया करता था।
क्लासेस होते थे, कहीं भी बसेस, ट्रेन में ट्रैवल करना। ट्रेन में धक्के खाए हैं? हाँ, महाबलेश्वर जाना, दिल्ली जाना, जहाँ भी जाना था तो ट्रेन में ही जाता था। दैट वाज नो प्रॉब्लम। अच्छा, जब फिल्म की जब शूटिंग हो रही होती है या कोई और मौका हो सकता है, कई बार कोई ऐसी घटना हो जाती है जो हमारे जीवन के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाती है, उसको भी मिट नहीं पाती। कोई ऐसा रोचक प्रसंग जो आपको याद आता है जिसे आप कभी भूल नहीं पाते? कुछ हुआ है आपके साथ में ऐसा जो आप हमारे श्रोताओं के साथ में बांटना चाहेंगे? देखिए, ऐसे तो इंसिडेंसेस तो हर दिन की, हर एक जो फिल्म बनती है उसके साथ कुछ न कुछ तो एक यादें जुड़ी रहती है। लेकिन एम्बैरेसिंग मोमेंट में मेरे साथ एक बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट हुआ था, क्योंकि मैं डे नाइट शूटिंग किया करता था एक टाइम पे। ऐसा टाइम था कि 6-7 दिन मैं कंटिन्यू शूटिंग कर रहा था, और मेरी नई फिल्म थी जो एक्चुअली शेल्व ही हो गई, मे बी बिकॉज ऑफ द वे व्हाट हैपेंड दैट डे। लेकिन फर्स्ट डे शूटिंग था और फर्स्ट शॉट था कि मैं बेड पे सो रहा हूँ, और एक लड़का आता, छोटा भाई जो रोल प्ले कर रहा है, वो आके मुझे जगाता, एंड यू मूव इनटू द नेक्स्ट शॉट। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैंने इतनी सिंसियर एक्टिंग की कि मैं सो गया और उठा ही नहीं, और उठाए नहीं उठा, तो उन्होंने कहा कि सोने दीजिए, और जब उठा था तो लंच टाइम हो चुका था। तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट्स, और एक ऐसा मोमेंट जो मैं कभी भूलूंगा नहीं, क्योंकि जब उठा तो आई डोंट नो व्हाट टू से, और किसी ने कुछ कहा नहीं, सब अपने अपने जगह पे बैठे हुए थे, और मेरे स्टाफ ने कहा कि आप सोए तो आप उठे ही नहीं। तो दैट वाज अ वेरी बैड मूव। बाकी तो हर एक फिल्म के साथ कुछ ना कुछ तो जुड़ा रहता ही है। लेकिन वो इस तरह के जो फिल्मी नखरे होते हैं जो अमूमन जुड़ जाते हैं, वैसे भी आपके साथ में नहीं है लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। टाइम पे पहुंचना और एब्सोल्युटली वो तो उसी की वजह से तो मैं आज हूँ, क्योंकि 2 साल पहले मेरे टाइम बहुत ही ख़राब था मेरे लिए। नन ऑफ माई फिल्म्स हैड डन वेल, क्योंकि इसलिए नहीं कि फिल्में ख़राब थी, क्योंकि मैंने बहुत सारी फिल्में साइन की थी, तो पुरानी फिल्में आते रहे, और मैंने ये डिसाइड किया कि सब पुरानी फिल्में एक साथ में रिलीज़ कर दूँ, एंड आई रिलीज देम। आई हिट रॉक बॉटम, लेकिन इन कैरेक्टर्स की वजह से, बिकॉज ऑफ माई टाइमिंग, बिकॉज ऑफ माई सिंसियरिटी, माई लव फॉर माई वर्क, मैं उसी पीरियड पे मैंने सबसे अच्छी फिल्में साइन की। आई साइन द बेस्ट फिल्म्स ऑफ माई करियर एट द वर्स्ट टाइम ऑफ माई करियर। सुनील जी, आपके साथ के भी बहुत सारे लोग और फिल्मों से जुड़े हुए बहुत सारे लोग टेलीविजन की ओर भी आ रहे हैं, आजकल कुछ लोग एंकरिंग भी कर रहे हैं। कुछ ऐसा इरादा है आपका? इरादा नहीं, ऑफर भी है। अच्छा। और सोच भी रहा हूँ मैं। सोच इसलिए रहा हूँ क्योंकि ऑफर बहुत ही अच्छा है। मॉनेटरी वाइज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इट इज़ समथिंग विच विल हेल्प चिल्ड्रन ऑल्सो एट द सेम टाइम, इफ़ इट वर्क्स आउट द वे आई वांट इट। जैसे मैं देख रहा हूँ, मेरी 1, 2, 3, 4 मीटिंग हो चुकी है, और 4 मीटिंग के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये शेप परफेक्ट हो रहा है और मेरी फिल्मी करियर पे इफ़ेक्ट नहीं होगा, तो मैं ज़रूर करूँगा। और इससे एक ये भी है ना कि आप जिन तक पहुंचना चाहते हैं उनकी संख्या और बढ़ जाती है ना, Definitely. ज़्यादा लोगों तक पहुंच Of सकते course, हैं, of और वो course. आपको ज़्यादा Of course. समझ सकते हैं। सुनील शेट्टी जी, आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, हमारे श्रोताओं से इतनी सारी बातें कि आपने इतना कीमती वक्त दिया हमें, इसके लिए हम अपनी ओर से, अपने तमाम सुनने वालों की ओर से, विविध भारती की ओर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और साथ ही साथ ये ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप हर बार एक नए शिखर को छुएं शोहरत के, कामयाबी के। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सेल्यूलॉइड के सितारे, आज इस कार्यक्रम में आपने अभिनेता सुनील शेट्टी और कमल शर्मा की बातचीत सुनी। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले ने दिया। तकनीकी सहयोग हमें मिला अर्जुन पाटकर और रीटा रेबेलो का, और विविध भारती की ओर से प्रस्तुत किया इसे शकुंतला पंडित ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।